गुंजन टंडन। वेलकम टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक इवोपरेशन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था व्हाट इज़ मैटर, मैटर की डिफरेंट स्टेट्स देखी थी, राइट। क्या मैटर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उनका इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है या नहीं, राइट। ये हम प्रीवियस वीडियोस में सारी चीज़ें स्टडीज़ कर चुके हैं। इस वीडियो में आज हम नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हम लेंगे, वो है हमारा इवेपोरेशन, राइट। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कैसे डिफाइन किया गया है। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। क्या हमें मैटर की जो स्टेट्स हैं वे हमने पढ़ी थी, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस, ठीक है। इन तीनों स्टेट को एक से दूसरे में इंटर कन्वर्जन के लिए क्या हमेशा हीट और प्रेशर को अप्लाई करना पड़ेगा, हीट की चेंजेस देने पड़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। क्या ऑलवेज यही पॉसिबल है? Can you quote some examples from everyday life where changes of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? है ना। क्या हमेशा इवोपरेशन का मतलब देखिए हमने पढ़ा था कि मीन्स चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट यानी वेपर फॉर्म में, है ना। हमने देखा था कि जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है और वाटर वेपर फॉर्म में जो है वो ऊपर उठने लगता है। तो इसी को हम इवोपरेशन कहते हैं। लेकिन क्या हमेशा लिक्विड से गैस में जो चेंज होता है यानी वेपर फॉर्म में चेंज होता है जब लिक्विड, तो क्या उसको हमेशा उसका एक बॉइलिंग पॉइंट पहुंचना चाहिए, लिक्विड को जो है हमेशा बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करना चाहिए, या ऑलवेज ऐसा करेंगे? तो इसके देखिए दो एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में हैं। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वाटर वेपर। यानी हम किसी बर्तन में अगर पानी को खुला छोड़ दें, है ना, खुला छोड़ दें काफ़ी टाइम के लिए या 2-4 घंटे के लिए, तो धीरे धीरे उसका लेवल जो है, पानी का लेवल जो है उस बर्तन में कम होने लगता है। स्लोली जो है वो पानी जो है वेपर फॉर्म में चेंज होने लगता है। क्लियर? अभी कैसे होता है अभी हम इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया वेट क्लोथ ड्राई अप। जो गीले कपड़े हैं अगर हम उन्हें जो है सूखने के लिए डाल देते हैं तो वो भी, उनमें से भी पानी जो है वो इवोपरेट हो जाता है। क्लियर? यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लिक्विड जो पानी में गीले कपड़ों में जो पानी है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, तो उनको भी क्या हमने कोई बॉइलिंग पॉइंट, कोई हीट नहीं दी है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अपने आप जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में जो है चेंज हो रहा है, यानी लिक्विड जो गैसेस स्टेट में चेंज हो जा रहा है। क्लियर? व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबव 2 एग्जाम्पल। अब इन दो एग्जाम्पल का रीज़न क्या है ना, कैसे वो चेंज हो रहा है, यानी जो पानी हमने खुला छोड़ दिया था वो कैसे वेपर फॉर्म में चेंज हो गया, और दूसरा गीले कपड़े सूख कैसे गए, व्हाट वेट क्लोथ ड्राई अप कैसे हुए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट। भाई हमने पढ़ा था ना कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स, इनकी क्या टेंडेंसी होती है, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं मैटर के, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। इनके पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ही ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, राइट। तो इनके जो हैं मैटर्स के जो पार्टिकल हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, जिनमें जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनकी उतनी मूविंग की कैपेसिटी ज़्यादा है, ये कभी रेस्ट नहीं करते हैं, राइट। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये भी हमने पढ़ा था भाई, मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता था कि मैटर के पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। लेकिन पार्टिकल्स के बीच में अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। जिसमें हमने एक बीकर में 100 ml के बीकर में हमने पानी रखा था, पानी में कुछ इंक की ड्रॉप्स छोड़ दी थी और हमने देखा था ऑटोमेटिकली वो जो पानी है वो ब्लू हो गया। दैट मीन्स इंक के पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करके पानी में, वाटर में आके मिक्स हो गए, राइट। तो ये तो हमें पता है कि पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है।
Next, in the case of liquid, small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy. यानी लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड के वो पार्टिकल्स जो सरफेस पर होते हैं. क्लियर, यहाँ पे बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा. यानी जो लिक्विड में जो पार्टिकल्स है ना, स्मॉल भाई लेयर में है, कुछ पार्टिकल्स ऊपर है, कुछ पार्टिकल्स नीचे है, कुछ बिल्कुल बॉटम में है. तो जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में क्या होता है, हायर काइनेटिक एनर्जी. उन पार्टिकल्स के बीच में हायर काइनेटिक जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर. क्लियर. देखिए जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दो वो मूव करते रहते हैं भाई, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड गैसेस. क्लियर. तो ये जो है थोड़े, अगर हम सॉलिड के कंपैरिजन में देखें तो कम होता है इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो जब ये मूव करते रहते हैं, जब ये मूव करते हैं, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, तो इनमें आपस में क्या होता है, कोलिजन स्टार्ट होता है. कोलिजन मीन्स ये एक दूसरे से टकराते भी हैं. ठीक है. अब इस पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, जब कोलिजन हुआ तो इसने कुछ एनर्जी इस पार्टिकल को ट्रांसफर कर दी. क्लियर. जब हुआ, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी अपनी काइनेटिक एनर्जी थी और सरफेस पे था तो ज़्यादा थी. नीचे से ऊपर जब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो कुछ पार्टिकल्स का, सारे पार्टिकल्स का आपस में कोलिजन हो रहा है, और कोलिजन होने पर क्या हो रहा है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जो है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दे रहा है. अगर इसके पास कम थी तो ये जल्दी सरफेस पे नहीं आएगा, लेकिन सरफेस वाले पार्टिकल के पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो हायर थी, इसको इससे कोलिजन के बाद और ज़्यादा मिल गई, जिससे क्या हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई. और सरफेस के पार्टिकल की इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कोलिजन के बाद उन्हें दूसरे पार्टिकल से भी जो है टकराने के बाद वो उनकी एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं. क्लियर. तो होता क्या है, जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं उनकी जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो और पार्टिकल्स के साथ जितनी स्पीड से वो टकरा रहे हैं, जो उनकी बॉन्डिंग है, उसको ओवरकम करके वो बाहर निकल जाते हैं, और यानी वेपर फॉर्म में ऊपर आ जाते हैं. क्लियर. यानी गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं. क्लियर. एक बार इस चीज़ को और देख लीजिए, क्योंकि हमने देखा इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैव हायर काइनेटिक एनर्जी which is able to break away the force of attraction. For small fraction of particles at the surface they have higher kinetic energy and is able to break away from the force of attraction of other particles. यानी जो पार्टिकल्स के साथ ही आपस में इनमें अट्रैक्शन था, उनसे भी कोलिजन के बाद इनको और ज़्यादा एनर्जी मिली, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, और ये जो थे कन्वर्टेड हो गए वेपर फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में, इनका कन्वर्जन हो गया. एंड दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवोपरेशन. यानी इस टर्म को हमने, इस पूरी प्रोसेस को टर्म दे दिया इवोपरेशन. चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. भाई यहाँ पर कोई हीट नहीं दी गई है, हमने खुले पानी, बर्तन में पानी रखा, सरफेस पे जो पानी था उसने एवोपरेट होना स्टार्ट कर दिया. वाई? क्योंकि लिक्विड, वाटर एक लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स में इन कंपैरिजन टू सॉलिड कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जैसे ही जब उन्हें सन लाइट मिलती है, सन रेस पड़ती है, अगर नहीं भी पड़े तो वो धीरे धीरे एवोपरेट होने लगते हैं. क्यों? क्योंकि ऊपर के पार्टिकल्स के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है. पार्टिकल्स आपस में रैंडमली एक दूसरे से कोलाइड तो कर रहे हैं, कोलिजन में क्या होता है, एक दूसरे को एनर्जी भी ट्रांसफर कर रहे हैं. तो जो हायर काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल थे कोलिजन में, उनके पास और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई, और जब बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, एक स्टेट ऐसी आ जाती है कि दे स्टार्टेड कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म और गैसियस फॉर्म. तो इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या टर्म दिया, एवोपरेशन. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एक्चुअली एवोपरेशन विदाउट हीटिंग और विदाउट रीचिंग एट एनी बॉइलिंग पॉइंट. देन हियर वी विल से फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन. वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं, राइट. यानी इवोपरेशन ज़्यादा होगा या कम होगा, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. तो फर्स्ट वन इज हियर effect of temperature, effect of surface area, effect of humidity and effect of wind. यानी ये 4 फैक्टर्स जो हैं वो इवोपरेशन को इफेक्ट करते हैं, राइट. तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन. भाई देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी है कि एक टेस्ट ट्यूब में पानी लिया,
ठीक है, एक ओपन चाइना डिश में थोड़ा सा पानी लिया जिसको हमने कहाँ रख दिया, विंडो के पास, और जो टेस्ट ट्यूब में पानी लिया था उसको भी विंडो या फैन के नीचे रख दिया। और तीसरा हमने क्या करा, उसी चाइना डिश में जो है पानी लेकर हमने उस डिश को जो है कबर्ड के अंदर रख दिया। अब देखना है कि किसमें ज़्यादा इवोपरेशन हो रहा है, यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो इवोपरेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। जो टेस्ट ट्यूब में पानी था उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, उसमें इवोपरेशन किस स्पीड से हुआ, जो ओपन बर्तन में ओपन डिश में रखा था पानी और फैन के नीचे या विंडो के पास रखा था उसमें इवोपरेशन ज़्यादा हुआ या कम हुआ, या फिर वही चाइना डिश जिसमें पानी था, एक डिश थी जिसमें हमने पानी लिया वाटर लिया, उसको अगर हमने कबर्ड में रख दिया तो उसका रेट ऑफ इवोपरेशन क्या थी। क्लियर। तो ये सारी रिकॉर्ड द एक्टिविटीज़ को रूम टेम्परेचर पर जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो पहले ये 4 फैक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे, राइट। तो ये फैक्टर्स देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर हम यहाँ पे देखेंगे इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर, राइट। इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर, फर्स्ट 2 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड that rate of evaporation increases with an increase of surface area, यानी evaporation की रेट, evaporation ज़्यादा कब होता है, इंक्रीज कब होता है, जब surface area इंक्रीज करता है। कैसे? we know that evaporation is a surface phenomena, यानी जो इवोपरेशन क्या है भाई, सरफेस से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सबसे पहले ऊपर उठना शुरू होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो उनका कन्वर्जन पहले स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज, जितना बड़े सरफेस एरिया में हम जो है पानी रखेंगे या पानी होगा उसकी रेट ऑफ इवोपरेशन उतनी ज़्यादा जल्दी इंक्रीज करेगी। सपोज हम एक छोटी सी बाउल में पानी रखते हैं और एक बहुत बड़ी थाल में पानी रख देते हैं, ठीक है, किसी बाल्टी में पानी रख देते हैं, मान लीजिए बकेट में, तो हम देखेंगे जो बकेट या बड़े से थाल वाला जो पानी है उसमें पानी जल्दी जल्दी इवोपरेशन उसका स्टार्ट हो गया, वहाँ पे पानी का लेवल कम होना स्टार्ट हो गया, राइट, इन कंपैरिजन टू जो हमने छोटे से एक बाउल में पानी भर के रखा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है उतने ज़्यादा उस पर सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी आफ्टर कोलिजन, और वो उतना ईजिली जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये हो गया। दैट मीन्स अगर हम इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो उतना ही हायर हमारा क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन। ठीक है, रेट ऑफ इवोपरेशन, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब क्या होगा, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम कोई पानी को नीचे से बीकर में पानी और नीचे उसको जो है हम किसी हीटर पे या किसी गैस पे जब हम गर्म करते हैं बर्नर से, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे वेपर फॉर्म में जो है लिक्विड कन्वर्ट होता जाता है। भाई यहाँ तो हीट की बात होगी, क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, नीचे से भी हीट मिल रही है, ऊपर वाले पार्टिकल्स तो मूव करेंगे बिकॉज ऑफ हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, जो नीचे वाले हैं उनमें भी कोलिजन हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, उन्हें हीट मिल रही है तो वो भी कोलिजन के साथ जल्दी से ऊपर आएंगे और हायर काइनेटिक एनर्जी उनकी हो चुकी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेंगे और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वी हैव सीन हियर 2 फैक्टर्स, increase of surface area means increase of rate of evaporation, and increase of temperature more numbers of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state, means increase of temperature increases the rate of evaporation. Clear? तो यहाँ पे हमने 2 factors देख लिए, first 2 factor, and here we will see the next 2 factors, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड इफेक्ट ऑफ विंड। थर्ड एंड फोर्थ फैक्टर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ये टर्म आया है, पहले इंक्रीज और डिक्रीज हम बाद में देखेंगे, पहले हम समझेंगे कि ये है क्या। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या है, वो अमाउंट वाटर वेपर का जो एयर में प्रेजेंट होता है। अभी हमें पता है एयर जो है बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, इंस्टेड ऑफ दैट एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, उसके साथ साथ सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज प्रेजेंट, है ना। अब इस अमाउंट का, किस अमाउंट का वाटर वेपर बहुत ज़्यादा या बहुत कम,
जब एयर में प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्म ह्यूमिडिटी। आपने देखा होगा ड्यूरिंग द रेनी सीजन हम कहते हैं ना आज बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर है ना, बारिश हो चुकी होती है, बारिश बंद हो चुकी होती है, उसके बाद हम कहते हैं जनरल एक टर्म बोलते हैं उमस हो रही है ना, ह्यूमिडिटी की फील, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है मौसम में, है ना, ह्यूमिड फीलिंग हो रही है। वो क्यों? क्योंकि बारिश के बाद एयर में जो है वाटर वेपर, रेन के बाद वाटर वेपर का अमाउंट बढ़ जाता है ना, और उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। मीन्स इवोपरेशन में प्रॉब्लम होती है। कैसे, अब वो देखते हैं। The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature। यानी एयर में जो है जब किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ऑलरेडी एयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर का अमाउंट है, तो वो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अगेन और वाटर वेपर को एकोमोडेट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर एयर में ऑलरेडी जो हमारे चारों तरफ हवा है उसमें पानी की बूंदें प्रेजेंट हैं, नमी प्रेजेंट है, तो जो सरफेस से जो अब कहीं से भी अगर पानी की वाटर वेपर जो है, लिक्विड जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, अगर वो ऊपर अब जाएगा तो एयर उसको एक लिमिट के बाद बहुत ज़्यादा एकोमोडेट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। राइट, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीजेज। है ना, जितना एयर में वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा होगा, हायर होगा, उतनी ज़्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीज होगी। राइट, इसके लिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे अगर हमने रेनी सीजन में जब हम कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, क्लियर, तो हम देखते हैं रेनी सीजन में कपड़े क्यों धीरे सूखते हैं, थोड़ा टाइम लगता है उनको वेट ड्राई होने में। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी आफ्टर रेन जो है एयर में वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा होता है, और उसके बाद जब हम गीले कपड़े जिनमें ऑलरेडी लिक्विड है, पानी है, नमी है ना, वाटर वेपर है, तो जब ऑलरेडी उस सीजन में हम कपड़ों को डालते हैं तो इवोपरेशन कम होता है, हीट एनर्जी जो है उनको कम मिल रही है, जो पानी में जो है लिक्विड प्रेजेंट है, जो पानी में वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, है ना, हो रहा है, उनका इवोपरेशन होता है, बट नॉट एट द हायर स्पीड, है ना, धीरे धीरे होता है, क्योंकि वाटर वेपर ऑलरेडी जो है एयर में प्रेजेंट है, तो एयर जो है वो कपड़ों से जो वाटर वेपर आ रही है, जो इवोपरेशन स्टार्ट हो गया है, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे हमारे कपड़े सूखेंगे। अगर वही कपड़े हम समर में डालते हैं, हाई टेम्परेचर होता है, चारों तरफ सरफेस एरिया ज़्यादा उनका होता है, अभी ये भी हम देखेंगे इसके एग्जांपल, उतनी ज़्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज हो जाती है। सो ह्यूमिडिटी इज व्हाट, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवोपरेशन कम होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीज होगी। यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, इवोपरेशन कम होगा। क्लियर, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, है ना, हवा किस तरह से इवोपरेशन को इफेक्ट करती है। विंड हमने पता है ना कि मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स या वाटर वेपर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना, विंड का मतलब ये है कि वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है ना। इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोज ड्राइव फास्टर ऑन अ विंडी डे विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, है ना। ये हमने देखा है कि जब गर्मियों के दिनों में या वैसे भी जब हवा बहुत तेज चल रही होती है तो कपड़े हमारे जल्दी सूख जाते हैं, है ना। इंक्रीज इन विंड स्पीड का मतलब जितनी ज़्यादा सरफेस के पार्टिकल्स को, लिक्विड के पार्टिकल्स को, वाटर के पार्टिकल्स को हवा जो है वो इधर से उधर और तेज़ी से मूव कर रही। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पार्टिकल्स की टेंडेंसी होती है रैंडमली मूव करने की, है ना, कोई राइट में जा रहा है, कोई लेफ्ट में जा रहा है, हमें पता है रैंडम मूवमेंट करते हैं, नॉट इन ओनली इन वन डायरेक्शन। तो जब हवा तेज़ हो जाती है तो हवा के स्पीड से, विंड की स्पीड से ये और तेज़ी से जिनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, एंड दे स्टार्ट मूविंग फास्टर। The particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding। राइट, जो हवा में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है उसका, अगर हवा चल रही है ना, एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, जैसे ही विंड की स्पीड ज़्यादा होती है तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है चारों तरफ वो कम हो जाता है और इवोपरेशन की रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी लिक्विड से वेपर फॉर्म यानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्जन ईजिली हो जाता है। अगर रेनी सीजन की भी बात करें तो अगर दैट टाइम पर अगर विंड की स्पीड, हवा तेज चल रही है लेकिन क्लाउडी है और रेन स्टॉप हो चुकी है लेकिन हवा चल रही है, तो इवोपरेशन जो है होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना सनी डे में होता है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि हवा जो है वो विंड की स्पीड, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है उसको
कम कर दे रही है, ठीक है। और जो कपड़ों में जो नमी है, जो वाटर वेपर निकल रही है, इवोपोरेशन हो रहा है, उसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे लेकिन थोड़ी थोड़ी वाटर वेपर फॉर्म में ऊपर उठना शुरू कर देगी। सनी डे की बात नहीं, अगर हम ये देख रहे हैं कि क्लाउडी डेज में ऐसा हो रहा है, रेनी डेज में ऐसा हो रहा है, तो राइट, यहाँ पर हमने देख ली 4 वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं किसको, रेट ऑफ इवोपरेशन को। फर्स्ट वन वाज एन increase of surface area with an increase of temperature, then decrease in humidity and increase in wind speed. So इस वीडियो में हमने देखा व्हाट इज इवोपरेशन, है ना। इवोपरेशन क्या था, एक बार क्विक समरी ले लेते हैं यहाँ पे। इवोपरेशन मीन्स जो था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग, है ना, हमें पता है मूव करते रहते हैं बिना किसी बिलो तब बॉइलिंग पॉइंट, बिना कोई न टेम्परेचर दिए, हीट दिए, जब लिक्विड वाटर वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है एट एनी टेम्परेचर, तो इसको हम कहते हैं इवोपरेशन। और इवोपरेशन के 4 फैक्टर देख लिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, increase of temperature means rate of evaporation will increase, increase of surface area will increase the rate of evaporation, and effect of humidity, है ना, if humidity is high then the rate of evaporation will be slow, right। increase in wind speed, अगर wind speed ज़्यादा है तो rate of evaporation will be high। सो आई होप स्टूडेंट ये सारे फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे जो इवोपरेशन के हैं, विद एग्जांपल हमने यहाँ पे देखे थे, राइट। अब यहाँ पे देख लेते हैं व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, है ना। अब जितना हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़े थे जो इवोपरेशन को अफेक्ट करे थे, उसके बेसिस पर ही देखिए हमारा डे टू डे लाइफ का एक ये एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई गर्मियों में कॉटन कपड़े क्यों पहनने चाहिए। ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। भाई गर्मियों में हम सबको पसीना आता है, हम सब परस्पायर करते हैं, हमारी बॉडी की मैकेनिज्म ही ऐसी है, हमारी बॉडी को ठंडा रखने के लिए, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स ऑफ बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। हमें पता है कि जो इवोपरेशन है क्या, पार्टिकल्स जो सरफेस पे हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स सरफेस पे हैं, वो जल्दी काइनेटिक एनर्जी, उनके हायर काइनेटिक एनर्जी होती है और आपस में सारे मॉलिक्यूल से कोलिजन के बाद सरफेस एरिया वाले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज कर जाती है। और जो हमारा जो पसीना है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, तो जल्दी से वो जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स पसीना जो है वो उड़ जाता है, ठीक है। और कॉटन की ये जो है कैपेसिटी होती है, ये एक क्वालिटी होती है कि वो एब्जॉर्प्शन अच्छा करता है। क्लियर, द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल, है ना। हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ी थी, वो छुपी हुई एनर्जी, है ना, वो छुपी हुई हीट जो क्या करती है, पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के काम आती है, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस हो रही है कॉटन कपड़े पहनने के बाद, जिसने एब्जॉर्ब कर लिया है पसीने को, स्वेट को, और कैसे जो स्वेट में जो नमी थी, जो उसका लिक्विड फॉर्म था, वो उसके पार्टिकल्स अपर सरफेस वाले उन्होंने जो है मूव करना स्टार्ट कर दिया। सारी प्रोसेस अभी हम देखते आ रहे हैं और कैसे हमें कूलिंग की फीलिंग होती है। एंड कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर वेरी इजी, है ना। तो यानी इवोपरेशन कॉटन के कपड़ों से ज़्यादा होता है क्योंकि वो स्वेट को जल्दी से एब्जॉर्ब करता है, और यही सारी प्रोसेस बैक टू बैक चलती रहती है। क्लियर, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि कैसे कॉटन कपड़ों से जो है स्वेट इवोपरेट होता है, राइट। देन देख लेते हैं नेक्स्ट, why do we see water droplets on the outer surface of glass containing sea cold water, containing ice cold water। देखिए गर्मियों के दिनों में भी जब हम किसी ग्लास में, किसी टम्बलर में या ग्लास में जो है बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर लेते हैं, तो व्हाट हैपेंड, सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर, है ना। हम जब बहुत ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी निकालते हैं तो हम देखते हैं कि उस जो है ग्लास या टम्बलर के आउटर सरफेस पे जो है वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ये हमने पढ़ा था कि भाई एयर में भी वाटर वेपर प्रेजेंट होती हैं, जो क्या होती हैं, ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, है ना, कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी। जो वाटर वेपर एयर में होती है और जब वो ग्लास पे जो अंदर जो कोल्ड वाटर होता है उसके कांटेक्ट में आती क्या करती है, अपनी एनर्जी को लूज कर देती हैं, एंड देन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ये जब
उनके कांटेक्ट में आती है तो इनका अब अपनी एनर्जी लूज़ कर देती है, अपनी एनर्जी वहाँ पर लूज़ कर देती है, मतलब छोड़ देती है, ब्रेक कर देती है। और जो ग्लास का जो पानी था, जो ठंडा पानी था, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है एंड देन अगेन लिक्विड चेंजेस इनटू in the form of water droplets. So we have seen two टू डे लाइफ एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, एक तो हमने कपड़े सुखाने वाले, है ना, हमारे कपड़े क्यों जल्दी सूखते हैं, वाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, और जब हम वाटर ड्रॉपलेट्स जो है आइस कोल्ड वाटर की किसी ग्लास या टम्बलर में देखते हैं तो उसका क्या रीज़न है कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स हमें क्यों दिखाई देती हैं। सो इन ऑल दिस चैप्टर हमने इवोपरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन, और ये जो दो एग्जाम्पल हमारे थे उसको हमने क्लियर कर लिया। I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.